हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 9 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो पिछला पार्ट काफ़ी ड्रामेटिक वे में एंड हुआ था एंड किसी टीवी सीरीज़ की तरह ऐसे पॉइंट में एंड हुआ था कि हमें पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। पिछले पार्ट में ब्रूनो ने बेरियम कार्बोनेट एक पॉइजन खा लिया था एंड अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगैन। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट? Yes, barium salts, barium carbonate. Symptoms: paralysis, treatment, injections of. Just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. So out came his medical book. So वो एक वेट के पास गए थे उसके घर पे एंड उसने मेडिकल बुक्स फटाफट निकाले एंड फीवरिश रेफरेंस किया इंडेक्स को। फीवरिश का मतलब क्या है, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या सिचुएशन होगा। यहाँ पे एक भालू है जो शायद मरने की हालत में है एंड आप इस तरह से भागे हैं उसके रेसिडेंस में, इसका मतलब उनकी क्लिनिक खुली नहीं है एंड बेसिकली ऑड आवर है। तो फीवरिश यानी डिस्प्लेइंग एन अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। तो बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में वो एक्साइटेड है एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखा रहे हैं, फटाफट चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। तो दैट इज़ फीवरिश। तो फीवरिश का मतलब सिक नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, इट इज़ एक्चुअली ऑपोजिट। तो डिस्प्लेइंग अ वाइल्ड अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, जिसे फ्रैंटिक होना भी कहते हैं। ये वर्ड सुना होगा, फ्रैंटिक होना, एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। एंड किसको रेफर कर रहे हैं? वो रेफर करना यानी देखना। किसको रेफर कर रहे हैं? इंडेक्स को। सो ऑफ कोर्स आज के ज़माने में आपके पास इंटरनेट, आप गूगल में फटाफट डालते हैं बेरियम कार्बोनेट एंड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बेरियम कार्बोनेट, एनिमल एट, एंड आप इस तरह के कीवर्ड्स डालेंगे ना, फटाफट आपको वहाँ पे उसको ट्रीट करने के लिए चीज़ें आ जाएंगी। बस पहले ज़माने में ऐसे बड़ी बड़ी बुक्स होती थी एंड ऑफ कोर्स ऐसे मेडिकल बुक्स जिसमें हज़ारों पेजेस होते हैं, उनमें चीज़ों को ढूंढने के लिए इंडेक्स हुआ करते हैं बुक्स के एंड में, जिसमें ऐसे टर्म्स होते हैं एंड उस टर्म्स को यूज़ करके उसमें पेज नंबर लिखा रहता है कि आप इस पेज नंबर पे जाइए एंड आपको बेरियम कार्बोनेट फॉर एग्जांपल के बारे में दिख जाएगा। तो वो इंडेक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं? तो देख रहे हैं कि शायद वो बुक पॉइजनिंग के बारे में है, तो वो पूछा ये कौन सा पॉइजन है? बेरियम कार्बोनेट। तो वो बी ढूंढ रहे हैं, फिर बी ए ढूंढे उन्होंने बेरियम सॉल्ट्स देखा टॉपिक एंड उन बेरियम सॉल्ट्स के अंदर उन्होंने बेरियम कार्बोनेट देखा। तो बेरियम कार्बोनेट इज काइंड ऑफ ए सॉल्ट। तो उस बेरियम कार्बोनेट के पॉइजनिंग की वजह से वो क्या देख रहे हैं? सिम्टम्स देख रहे हैं। सिम्टम्स मतलब क्या? लक्षण है पहचानने के लिए कि हाँ ये बेरियम कार्बोनेट की ही पॉइजनिंग है। या ये भी हो सकता है कि बेरियम कार्बोनेट खाने से डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इस तरह का सिम्टम है तो ये करें, इस तरह का सिम्टम है तो ये करें। तो उसने सिम्टम क्या देखा? पैरालिसिस, जो कि एक्चुअली में हो रहा था ब्रूनो को। एंड ट्रीटमेंट क्या लिखा है? इंजेक्शंस ऑफ। तो उन्होंने कुछ पढ़ा कि किसी चीज़ का इंजेक्शन एंड फिर उन्होंने क्या बोला? 1 मिनट सर, और वो चले गए सिरिंज और मेडिसिन लाने के लिए। तो मतलब बेचारे ब्रूनो को अब एक इंजेक्शन लगने वाली है। A dash back to the car, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing, with heavy flanks and gaping mouth. A dash back. So dash यानी रन। तो भागे वो कार की तरफ एंड ताकि वो ब्रूनो को ला सके उनके पास कार से उठा के। तो ब्रूनो क्या कर रहा था? स्टिल फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडर करना यानी स्ट्रगल करना हेल्पलेसली। तो तकलीफ में है वो, स्ट्रगल कर रहा है एंड हेल्पलेस है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है ऑब्वियसली। तो स्ट्रगल हेल्पलेसली, दैट इज फ्लाउंडर करना। ऑन हिज स्टम्प्स। तो स्टम्प्स किसे कहते हैं? हमने देखा था दैट इज बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली। बट क्लियरली क्या दिख रहा था? कि वो कमज़ोर पड़ रहा है बहुत ही तेज़ी से। उसे वॉमिटिंग हो रही है, ब्रीदिंग उसकी हैवी हो गई है, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत लग रही है ब्रीथ करने में। एंड हीविंग फ्लैंक्स। हीविंग का मतलब क्या होता है? राइजिंग एंड फॉलिंग। एंड फ्लैंक्स किसे कहते हैं? साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन रिब्स एंड हिप्स। सो साइड पोर्शन बॉडी का रिब्स और हिप्स के बीच में, उसको आप फ्लैंक्स कहते हैं। तो वो जो फ्लैंक पोर्शन है एकदम दिख रहा था कि बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे कर रहा है। एंड गेपिंग माउथ। गेपिंग करना यानी मुंह खुला हुआ रहना, तो वाइड ओपन। सो यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यूसेज है
जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स ये आपके ग्रामर सिलेबस में भी है। सो गेपिंग जो वर्ड है यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सो इट इज़ बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव, एंड ऑफ कोर्स ये वर्ब का फॉर्म है, एंड इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल्स कहते हैं। सो ये ऐसे पार्टिसिपल्स है, वर्ब के फॉर्म्स हैं, तो ये आईएनजी फॉर्म है फॉर एग्जांपल, एंड ये एक तरह से किसका काम करते हैं, एज एन एडजेक्टिव। सो गेपिंग का मतलब हो गया वाइड ओपन माउथ, सो वाइड ओपन गेपिंग हो गया। बट अगर ये गेपिंग एज अ वर्ब यूज करते हैं आप, सो गेपिंग यानी गेप करना। सो गेप करना का मतलब होता है स्टेयर करना मुंह खोल के, सो स्टेयर विथ माउथ वाइड ओपन, स्पेशली इन अमेजमेंट या शॉक। सो अगर यहाँ पे लिखा रहता विथ हीविंग फ्लैंक्स एंड गेपिंग एट द ओनर या गेपिंग एट हिम, तो इसका मतलब हो जाता कि वो स्टेयर कर रहा है उसे अमेजमेंट में या शॉक की वजह से, और अब उसका मुंह खुला हुआ है। बट यहाँ पे सिर्फ गेपिंग माउथ लिखा है, इसका मतलब कि उसका मुंह सिर्फ खुला हुआ है। सो देयर इज नो दिस काइंड ऑफ स्टेयरिंग इन्वॉल्व, इस तरह से वो स्टेयरिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यूसेज है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि एडजेक्टिव फॉर्म है पार्टिसिपल का, तो आप उसका गलत मीनिंग भी डिराइव कर सकते हैं। होल्ड हिम एवरीबॉडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वील्स, 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged, another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less stertorous, Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. होल्ड हिम एवरीबडी, सो उसको पकड़ लिया सबने ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली अब उसको इंजेक्शन से पेन होने वाली है। सो इन गोज दी हाइपोडर्मिक। सो हाइपोडर्मिक का क्या मतलब होता है, हाइपो वर्ड जब भी आता है, सो हाइपो जो भी प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके रूट वर्ब, जैसे यहाँ पे डर्मिक जो रूट वर्ड है उसके पहले लगते हैं, उसकी मीनिंग के वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो हाइपो का हमेशा मतलब होता है बिलो। आपने वर्ड सुना होगा हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का मतलब है कि लो टेम्परेचर, एक पॉइंट से कम टेम्परेचर होना। सो हाइपो का मतलब होता है हमेशा बिलो। एंड डर्मिक, सो डर्म जो वर्ड है, डर्म या डर्मिया या डर्मिक, ये हमेशा स्किन से रिलेटेड होता है। सो दिस इज रिलेटेड टू स्किन। इनफैक्ट अगर स्किन डिजीजेस के लिए अगर कुछ दवाइयाँ होती है तो उसमें आप डर्म टर्म देखेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ टैल्कम पाउडर है जिसे आप माइकोडर्म कहते हैं, एंड स्किन डॉक्टर को इनफैक्ट आप क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वहाँ पे भी डर्म वर्ड है। सो हाइपोडर्मिक का मतलब क्या हो गया कि बिलो द स्किन, मतलब स्किन के अंदर वो इंजेक्शन डाल रहे हैं। ब्रूनो स्क्वील करता है, स्क्वील करना यानी चिल्लाना, हाई पिच क्राई देना। स्पेशली जैसे पिल्ले जब भी उनको चोट लग जाती है कैसे वो रोते हैं, लंबी सी चीख निकालते हैं, उसको आप स्क्वीलिंग कहते हैं। नॉर्मली दर्द भरी आवाज़ को आप इस तरह से स्क्वील कहते हैं। सो लो हाई पिच्ड क्राई। 10 cc, cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये वॉल्यूम का यूनिट है। एंड 1 cc इक्वल टू 1 ml होता है। सो 10 cc इज इक्वल टू 10 ml यू कैन से। सो 10 ml का एंटीडोट, एंटीडोट क्या होता है? सो एंटीडोट एक पॉपुलर है और एक जेनेरिक टर्म है किसी भी मेडिसिन के लिए। तो एनी मेडिसिन टू काउंटरैक्ट अ पर्टिकुलर पॉइजन। सो हर एक पॉइजन के लिए उसका अपना एक एंटीडोट होता है, उसको काउंटर करने के लिए, काउंटरैक्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, पॉइजन के अगेंस्ट काम करने के लिए जो भी मेडिसिन होती है उसको आप एंटीडोट कहते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए, बेरियम कार्बोनेट के वाले सिचुएशन के लिए उन्होंने 10 ml एंटीडोट डाला, उसके सिस्टम में एंटर किया। सिस्टम यानी उसके ब्लड स्ट्रीम है, उसका जो भी नर्वस सिस्टम है, उसका जो भी इम्यून सिस्टम है, या उसका जो भी ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, उसमें वो एंटीडोट एंटर किया विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। तो बहुत एफिशिएंटली उन्होंने डाला, एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं किया। 10 मिनट के बाद भी उसकी कंडीशन क्या रही? अनचेंज्ड, कुछ भी नहीं बदला। फिर उन्होंने 10 मिलीमीटर और इंजेक्ट किया। 10 मिनट के बाद ब्रीदिंग थोड़ी कम स्टर्टरस हुई। सो स्टर्टरस का क्या मतलब है? स्टर्टरस यानी खराटे जैसी ब्रीदिंग होना, जिसे हम कहते हैं नॉइजी एंड लेबरस। सो बहुत आवाज़ करती हुई सांसें लेना, एंड जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग रही है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा
आपको ताकत लग रही है ब्रीदिंग करने में, वीक हो गए हैं आप, इसलिए वो नॉइजी और लेबर्ड है, तो इस ऐसी ब्रीदिंग को आप स्टर्टरस ब्रीदिंग कहते हैं। इनफैक्ट आपने इस तरह की ब्रीदिंग बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स जो होते हैं ना, जिनकी एक्सीडेंट हो गई है या बहुत ज़्यादा वो बीमारी से वीक हो गए हैं, तो इस तरह की उनकी ब्रीदिंग हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा टर्म है, आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड स्टर्टरस। अब ब्रूनो अपना आर्म्स और लेग्स मूव कर सकता है, बहुत ही कम, बट वो अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's a barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating. So 30 मिनट के बाद वो खड़ा होता है and has a great feed. और क्या होता, अच्छे से वो खाना खाता है। So feed जो वर्ड है हम यूज करते हैं फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बहुत अच्छा खाना वो खाता है, अच्छी मात्रा में, इसका मतलब। एंड वो हमें किस तरह से देखता है, डिसडेनफुली। डिसडेनफुली का मतलब है शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इसका मतलब थोड़े अकड़ में देखना, या इस तरह से देखना कि अरे मेरे जैसे बड़े ब्लैक बेयर के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, तो इस तरह से वो घमंड में देख रहा है। एंड ब्रूनो अभी भी खा रहा है, स्टिल ईटिंग। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. And दूसरी बार ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ। 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल पड़ा हुआ था, जो कि जो ऑथर हैं उन्होंने ड्रेन किया था स्टुडबेकर। स्टुडबेकर एक कार की कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, उसकी इस तरह की गाड़ी है, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे हमारे आज मारुति सुजुकी है फॉर एग्जांपल। तो स्टुडबेकर ऐसी कार की कंपनी है, और उनका कोई भी एक मॉडल था उनके पास, उसके संप से उन्होंने ऑयल ड्रेन किया एंड वाज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। एंड दूसरी बार उसने 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल पी लिया। सो ही फाउंड, यानी उसे मिला और उसने पी लिया। 1 गैलन का मतलब क्या होता है, इट डिपेंड्स। इनफैक्ट 1 गैलन अगर आप यूके में बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है समवेयर अराउंड 4.5 लीटर, 4.55 लीटर। अगर आप यूएस में बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 3.79 लीटर। एंड ऑफ कोर्स ये डिफरेंस बहुत ही मैटर करता है। इनफैक्ट ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि कुछ फ्लाइट्स फॉर एग्जांपल जो यूके और यूएस में ट्रैवल करती हैं, एंड क्योंकि अलग अलग क्रू होते हैं, अमेरिकन क्रू है ब्रिटिश फ़्लाइट में या ब्रिटिश क्रू अमेरिकन फ़्लाइट में, तो अगर आप उनको गैलन बोलोगे तो अगर यूके का बंदा है तो वो 4.5 लीटर पर गैलन भर देगा, एंड अगर यूएस का बंदा है तो वो कम फ्यूल भर देगा। एंड ऑफ कोर्स ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपके एरोप्लेन में आपने कम फ्यूल भर दिया है, बिकॉज आप यूएस के हिसाब से सिर्फ 3.5 या 3.8 लीटर्स भर रहे हैं। सो ये ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि बिकॉज कि इस तरह का जो डिफरेंसेस हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, एंड इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गैलन का मतलब क्या है, कौन बोल रहा है, उसे डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करें कि स्टुडबेकर है और ये बंदा जो है अमेरिकन कार यूज़ कर रहा है, तो मे बी शायद ही मीन्स 3.79 लीटर। सो वो उसने इतना ऑयल, सो वॉट एवर इट इज़, ब्रूनो ने इतना ऑयल पी लिया जो कि उसने ड्रेन किया था स्टुडबेकर से। जब भी आप कार की सर्विसिंग कराते हैं तो आप क्या करते हैं, इस तरह से इंजन ऑयल निकालते हैं, आप फ्रेश इंजन ऑयल डालते हैं, बिकॉज इंजन ऑयल जो होता है वो आपके कार के इंजन को ठंडा रखता है। तो जब भी आपके इंजन चलता है, बहुत हॉट हो जाता है इंजन, तो ये इंजन ऑयल्स में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो पूरे इसको सर्किट में जाके उसको ठंडा रखता है, प्लस वो लुब्रिकेट भी करता है। सो कूलिंग भी करता है प्लस लुब्रिकेशन भी करता है थोड़ा सा, ताकि आपके पार्ट जो है ख़राब ना हो। एंड ये आपको टाइम बाय टाइम बदलते रहना पड़ता है, नहीं तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम होते जाता है। तो हर कार के इंजन में एक सम्प होता है, एक टैंक जैसा होता है जहाँ पे ये ऑयल भरा हुआ होता है, एंड उस सम्प से उन्होंने ड्रेन किया है ना, उसे निकाल लिया। बट उन्होंने इसको रख रखा था, क्यों? उसे एज अ वेपन यूज़ करने के लिए, फॉर इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। तो इनरोड्स का क्या मतलब है? इनरोड का मतलब है अ रेड या हमला। किसका हमला? टर्माइट्स का हमला। सो दीमक के हमले के लिए उन्होंने रख रखा था, क्योंकि जब ये ऑयल आप उन पे छिड़केंगे तो शायद वो मर जाते हैं। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, तो उसने इमीडिएटली वो पी गया पूरे लॉट को, बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, बट इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ एट ऑल। ये जो वर्ड है वॉट एवर वर्ड का यहाँ पे जो एक्चुअल मीनिंग है जिसलिए ऑथर यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाटसोएवर।
एंड व्हाट्सोएवर वर्ड जो हम आज के ज़माने में यूज़ करते हैं एंड उसका मीनिंग लेना एज व्हाटएवर, ये अब ख़त्म हो चुका है। मतलब ये बहुत ही पुराना यूसेज है। सो व्हाटएवर और व्हाट्सोएवर दो अलग अलग वर्ड है आज के लिए, आज के डिक्शनरी के लिए। एंड व्हाट्सोएवर का मतलब होता है एट ऑल। सो यहाँ पे व्हाटएवर का मतलब जो ऑथर यूज़ करना चाहते हैं दैट इज़ व्हाट्सोएवर, इसका मतलब है एट ऑल। The months rolled on, and Bruno had grown many size the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to a Baba, a Hindustani word signifying small boy. The months rolled on. So, महीने भागते गए, मतलब समय गुजरता गया। एंड ब्रूनो जो है बहुत टाइम्स गुना जो है बड़ा होता गया, बहुत साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंपेयर टू जब वो आया था। एंड वो अब एल्सेशियंस जो जर्मन शेफर्ड्स कुत्ते थे उनके पास, उनके हाइट के बराबर आ गया एंड इवन उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो आउट ग्रो यानी ग्रो फास्टर या टॉलर देन, तो जल्दी बढ़ना या ऊंचा बढ़ जाना। तो कंपेयर टू एल्सेशियन वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, उनसे ज़्यादा बड़ा भी हो गया, बट उतना ही स्वीट था वो जितना पहले था, उतना ही मिस्चीवियस था, उतना ही शरारती था। मिस्चीवियस है ना, शरारती। जस्ट एज प्लेफुल, उतना ही खेलकूद करता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, एंड सबसे ज़्यादा वो मेरी पत्नी को प्यार करता था एंड वो भी उसे प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उन्होंने किसका नाम चेंज कर दिया, ब्रूनो से बाबा। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, हिंदुस्तानी वर्ड है ये बाबा, जिसका मतलब है स्मॉल बॉय। सो आपको अगर ये हिंदुस्तानी वर्ड बहुत ही वियर्ड लग रहा है तो इसका एक छोटा सा हिस्ट्री है। सो हिंदुस्तानी जो है एक लैंग्वेज हुआ करती थी। सो हिंदुस्तानी का मतलब इंडियन नहीं है, टू बी स्पेसिफिक। हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज फॉर्म बोले आप या एक डायलेक्ट बोला जाता था। एंड इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू भी कभी कभी स्पीच जो है अपनी हिंदुस्तानी में देते थे। तो हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था, हिंदुस्तानी वॉज बेसिकली मिक्सचर ऑफ हिंदी प्लस उर्दू वर्ड्स का इन्फ्लुएंस। तो स्पेशली इंडिपेंडेंस या उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे इंडिया में, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, दोनों उर्दू का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और हिंदी भी चलती थी ऑब्वियसली। तो इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन था, ये जो है लोकल लैंग्वेजेस में दोनों का, इवन आज भी आप देखोगे बहुत सारे उर्दू वर्ड हम यूज़ करते हैं हिंदी लैंग्वेज में भी। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है ये दोनों का एक तरह से मिक्सचर था। एंड इनफैक्ट बहुत सारे फॉरेनर्स के लिए यही एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी उनके द्वारा समझी जाती थी कि जो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो और कुछ नहीं, हिंदुस्तानी है। एंड ये जो लैंग्वेज है वो इंडिया और उस समय का जो पाकिस्तान था वाला जो एरिया था वो भी पूरे एरिया में यूज़ किया जाता था। इसीलिए एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज भी था स्पीचेस में, स्पेशली जब आप दिल्ली में कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा स्पीचेस दी जाती थी तो वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में दी जाती थी। And he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle and Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. And वो कुछ ट्रिक्स भी कर सकता था, जैसे हम अपने कुत्तों को ट्रिक्स सिखाते हैं, अपने तोतों को ट्रिक्स सिखाते हैं, तो उन्होंने ब्रूनो भालू को भी कुछ ट्रिक्स सिखाए। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा तो स्पेशली मैंने तो देखा है कि इस तरह से भालू को मदारी जो है बहुत लेके आते थे सड़कों पे। एंड ऑफ कोर्स ये गलत चीज़ है, बट पहले हमें इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी तो हम तो बहुत एंजॉय करते थे। तो वो भालू को हमेशा लेके आते थे एंड अपने इशारों पे नचाते थे, जैसे बंदर मदारी को नचाता है वो इस तरह के स्लॉथ बेयर, क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इंडिया के इनफैक्ट साउथ इंडिया से लेके इवन अप टिल भूटान इनका जो है हैबिटेट अवेलेबल है। एंड स्लॉथ बेयर ना ही सिर्फ आज हमारे जंगलों में पाए जाते हैं, बट हमारे मिथोलॉजी में भी हैं। मतलब ये बहुत हज़ारों सालों से पाए जाते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि ये अराउंड 3 मिलियन ईयर्स के टाइम से हैं। एंड इनका डिस्क्रिप्शन एज जम्बुवन रामायण में भी है, जो बेसिकली हेल्प करते हैं राम को रावण के खिलाफ लड़ने के लिए। तो स्लॉथ बेयर जो है इवन हमारे एपिक रामायण में भी हैं। तो उनको उन्होंने कुछ ट्रिक सिखाई। एंड अगर उसे कहा जाए बाबा रेसल करो या बाबा बॉक्स करो तो वो विगरसली
विगरसली यानी फोर्सफुली, पूरी ताकत के साथ टैकल करता था। टैकल करना यानी भेड़ देना, अटैक एंड नॉक डाउन, अटैक करना और ज़मीन में गिरा देना। वो किसी को भी टैकल कर देता था जो भी उसके सामने आता था, फॉर अ रफ एंड टम्बल। सो रफ एंड टम्बल का क्या मतलब है? रफ एंड टम्बल जब भी आप प्लेफुल फाइट्स करते हैं उसको आप रफ एंड टम्बल कहते हैं। तो जब बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बट नॉट सीरियसली, जस्ट खेल कूद के लिए जब लड़ते हैं तो उससे प्लेफुल फाइटिंग जिसे हम कहते हैं। इनफैक्ट एनिमल्स ये बहुत करते हैं। एनिमल्स में जब भी आप एनिमल सिबलिंग्स को देखोगे, इनफैक्ट वुल्व्स को देखोगे, लायंस को देखोगे, या इवन डॉग्स को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर 2-3 भाई बहन हैं, कुत्ते छोटे छोटे, तो वो आपस में लड़ते रहते हैं ताकि वो अपनी हंटिंग स्किल्स या अपनी जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करते रहते हैं। तो ये उनकी एक अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। तो ऑब्वियसली ब्रूनो का भी एक इंस्टिंक्ट है, तो जब भी उसको रेसल या बॉक्स करने बोले तो इस तरह से वो प्लेफुल फाइटिंग करता था जो भी उसके सामने आ जाता है। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. तो अगर उसे स्टिक दो और बाबा को उसे कहो कि बाबा गन होल्ड करो, तो वो पॉइंट कर देगा वो स्टिक आपकी तरफ, एज इफ की बंदूक चला रहा है। एंड अगर उसे कहो कि बाबा बेबी कहाँ है, वेयर्स बेबी, तो वो इमीडिएटली एक स्टम्प ऑफ वुड, वुड का एक छोटा सा टुकड़ा, स्टम्प आप किसे कहते हैं? स्मॉल ब्रोकन पीस। तो छोटे से वुड के टुकड़े को वो अफेक्शनेटली क्रेडल करता था। सो क्रेडल करना यानी गोद में खिलाना। जिस तरह से बच्चे को गोद में खिलाते हैं उस तरह से वो उस वुड को अफेक्शनेटली प्यार से क्रेडल करता था। एंड उस वुड को वो केयरफुली कहाँ कंसील करके रखता था? कंसील करना यानी छुपा के रखना, यानी हिड, अपने स्ट्रॉ बेड में। सो उसका जो बेड था वो घास फूस से बना हुआ था, उसमें वो छुपा के रखता था। But because of the tenants' children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. But tenants जो भी किराएदार थे वहाँ पे, उनके बच्चों की वजह से ब्रूनो को, या जिसका नाम अब बाबा पड़ गया है, उसे चेन करके रखना पड़ता था, उसे चेन में रखना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि गलती से इस तरह से जब रफ एंड टम्बल चल रहा है या वो मस्ती के मूड में है तो वो गलती से किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। तो ऑफकोर्स जो जानवर हैं वो सबको अपने हिसाब से समझेंगे। तो वो इमेजिन करेगा जो भी बच्चे हैं वो भालू ही हैं, एंड वो समझ नहीं पाएगा कि उनकी स्ट्रेंथ उसके जैसी है नहीं, तो शायद वो उनको हर्ट भी कर सकता है। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented. तब मेरे बेटे और मैंने एडवाइस किया, सलाह दी मेरी बीवी को, और फ्रेंड्स ने भी सलाह दी कि बाबा को मैसूर के जू में दे आते हैं। ही वॉज गेटिंग टू बिग, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था घर में रखने के लिए। एंड कुछ हफ्तों के इस सलाह देने के बाद वो फाइनली कंसेंट करती है। कंसेंट करना यानी अग्री करना। Hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied, yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. Hastily, बहुत ही जल्दी जल्दी, यानी in a hurry, and before she could change her mind, इससे पहले कि वो अपना जो है फैसला, अपना दिमाग जो है चेंज कर ले, एक लेटर लिखा उन्होंने जू के क्यूरेटर को। सो मैसूर के जू के क्यूरेटर को, क्यूरेटर आप इंचार्ज को बोलते हो, तो जो भी पर्सन इंचार्ज होते हैं उसको आप क्यूरेटर कहते हैं। एंड इनफैक्ट ये जो वर्ड है वो स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल पार्क के लिए, जू के लिए, म्यूजियम के लिए, ऐसी जगहों के लिए आप, स्पेशली जहाँ पे इस तरह के एग्जीबिशंस होते हैं, उनको आप क्यूरेटर कहते हैं। डिड ही वॉन्ट टेम बेयर फॉर हिज कलेक्शन? क्या वो टेम बेयर चाहते हैं कल अपनी कलेक्शन के लिए? तो उसने रिप्लाई किया यस। एंड जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी। तो जू ने मैसूर से एक केज, एक पिंजरा सेंड किया लॉरी में, छोटी सी ट्रक में, 87 माइल्स दूर। 87 माइल्स यानी अराउंड 140 किलोमीटर। तो बैंगलोर से मैसूर अराउंड 140 किलोमीटर्स हैं। एंड वहाँ से उन्होंने लॉरी भेजी एंड ब्रूनो वॉज पैक्ड ऑफ। पैक ऑफ यानी send someone away. So send someone away to a different place. तो उसे भेज दिया। एंड इनफैक्ट ये एक सही तरीका होता है, स्पेशली इस तरह से वाइल्ड एनिमल्स को आपको पालना चाहिए नहीं। एंड ऑफ कोर्स ये जो सर्कमस्टांसेस थे
इनमें काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि ऑथर ने गुडविल की वजह से उसे रखा, क्योंकि उसकी माँ को मार दिया गया था एंड इस तरह से पाला। अगर उसको इस तरह से छोड़ देते वो जंगल में तो ऑब्वियसली ब्रूनो मर जाता। सो इस तरह से उन्होंने पाला तो ऑब्वियसली सही काम किया, बट एक पॉइंट के बाद उनको घर में रखना ना ही ब्रूनो के लिए सेफ होता, ना ही बाकी लोगों के लिए सेफ होता, एंड प्लस ये इलीगल भी होता है। इट इज़ नॉट लीगल टू कीप सच एनिमल्स एज पेट्स। तो बेस्ट थिंग ये होता है कि आप ज़ू में उनको सेंड कर दो एंड ज़ू में उनका ख्याल रखा जा सकता है। एंड इनफैक्ट जो मैसूर ज़ू है, आई हैड अ चांस टू गो देयर, एंड मैसूर ज़ू एक्चुअली बहुत ही बड़ा ज़ू है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसको एक बहुत बड़ा सा स्पेस भी पॉसिबल है कि मिल जाए इस तरह से, जहाँ पे उसके खेलने कूदने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। ऑफ कोर्स ये कंपेयर नहीं कर सकते आप जंगल के हिसाब से। तो बहुत तरह से बहुत ज़्यादा जो ज़ूज़ होते हैं आजकल एक तरह से वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए हैं। तो जो भी ज़ू होते हैं, जो भी अच्छे ज़ू होते हैं, वो एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स जो भी या तो इस तरह से ऑर्फन्ड हो गए हैं या वो ज़ख्मी हो गए हैं एंड वो एंडेंजर्ड है। मतलब एक-एक एनिमल जो है इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स चोट लगना इज़ नेचुरल, आपको भी चोट लगती है तो आपको किसी ज़ू में नहीं रखा जाता है। बट द रीज़न इनको ज़ू में इसलिए लाया जाता है कि वो मरना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, हम ही कारण हैं। ह्यूमन्स आर द मेन रीज़न इनके एंडेंजर्ड होने के। तो एक इस तरह से हम उनका हेल्प करते हैं, उन्हें लाते हैं ज़ू में, कुछ दिन तक उनका देखभाल करते हैं एंड फाइनली उनको एक तरीके से उनको ट्रेन करके वापस जो है, स्पेशली जो बचपन से कभी भी जंगल में नहीं रहे, उनको ट्रेन किया जाता है कि जंगल में कैसे जाके वो रहें एंड फाइनली उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे ज़ूज़ हैं जो ना ही सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए रखते हैं, बट एक्चुअली उनकी देखभाल करते हैं। जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं उनको वापस छोड़ के आ जाते हैं। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days, she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting. He refuses food too. हम सब उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मिस्ड हिम ग्रेटली लॉट, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। बट हम एक तरह से बहुत ज़्यादा रिलीव भी थे, सुकून भी मिला हमें। मेरी वाइफ जो थी वो इनकंसोलेबल थी। इनकंसोलेबल यानी आप जिसे सुकून नहीं दे पा रहे हो, नॉट एबल टू बी कंफर्टेड। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, बहुत रो रही थी और फ्रेट कर रही थी। फ्रेट करना यानी बी विजिबली एंग्शियस, बहुत ज़्यादा चिंता में रहना, परेशान रहना कि क्या हुआ होगा ब्रूनो के साथ, कैसा होगा वो, क्या कर रहा होगा। सो पहले कुछ दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं ढंग से। देन बहुत सारे लेटर लिखे उन्होंने क्यूरेटर को कि कैसा है बाबा, एंड वहाँ से क्या रिप्लाई आया, अच्छा है बट फ्रेटिंग। सो वो भी क्या कर रहा था, इस तरह से एंग्शियस था, विजिबली एंग्शियस था। वो भी ऑब्वियसली उसके लिए नई जगह है, एकदम से उसे अपने जो भी दो ओनर्स है जिसे वो मम्मी पापा शायद मानने लगा होगा, वो नहीं दिख रहे हैं एंड इस तरह से वो भी फ्रेट कर रहा था एंड वो भी खाना नहीं खा रहा था। ही रिफ्यूजेस फूड टू। बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है एनिमल्स का स्पेशली। After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. And then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. And उसके बाद जो भी फ्रेंड्स मैसूर विजिट करते थे उनसे वो रिक्वेस्ट करते थे, वर बेग्ड यानी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे कि वो ज़ू जाएं एंड देखें कि बाबा कैसा है। सो बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग यानी हाउ ही वॉज डूइंग। वो रिपोर्ट करते थे कि बहुत ज़्यादा दुबला दिख रहा है, वेरी थिन, और बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहा है। एंड सारे कीपर, सारे जो ज़ू के कीपर्स है उनसे जब पूछते थे वो, तो क्या कहते थे, ही वॉज फ्रेटिंग, बहुत ज़्यादा वो परेशान दिखता है, एंग्शियस दिखता है। 3 महीने तक मैंने कोशिश की, मैनेज किया मेरी वाइफ को रिस्ट्रेन करने का। रिस्ट्रेन करना यानी कंट्रोल करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट, किसी चीज़ को करने के अगेंस्ट। क्या चीज़ के अगेंस्ट, कि वो मैसूर विजिट करे। तो कंट्रोल किया अपने वाइफ को कि वो मैसूर ना जाए। देन फाइनली एक दिन उन्होंने क्या कहा कि मुझे बाबा को देखना है, अगर तुम मुझे कार में नहीं लेके जाओगे तो मैं खुद ही बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी। तो फाइनली वो उनको कार में लेके जाते हैं। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द bear would not recognize her. I had thought so too. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness.
She ran up to him, petted him, threw the bars, and he stood on his head in delight. So friends ने क्या कंजेक्चर किया. कंजेक्चर बहुत एक अच्छा वर्ड है. कंजेक्चर करना यानी कुछ ओपिनियन या कंक्लूजन फॉर्म करना कि ऐसा ही होगा या ऐसा होगा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे. तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है पर उसकी बेसिस पे आप कुछ एक गेस वर्क कर रहे हैं. आजकल एक वर्ड यूज़ किया जाता है गेस्टिमेशन. तो इट इज़ समथिंग लाइक अ गेस्टिमेशन. सो दिस इज ओपिनियन. ओपिनियन है अपनी राय देना या एक कंक्लूजन फॉर्म करना. फॉर्म्ड बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी तरह से चीज़ें पता नहीं है, इनकम्प्लीट जानकारी है आपके पास एंड उसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूजन फॉर्म करें, उसको आप कंजेक्चर कहते हैं. तो उन्होंने क्या कंजेक्चर किया कि जो बेर है वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा. एंड मैंने भी यही सोचा था, ऑथर बोल रहे हैं. बट वो इवन दो वो कुछ यार्ड्स दूर थी, कुछ ही मीटर्स दूर थी, बाबा ने उसे देखा, रिकग्नाइज भी कर लिया एंड चिल्लाने लगा हैप्पीनेस में. हाउल करना है ना, तेज तेज आवाज़ें निकालना. शी रैन अप टू हिम, वो दौड़ के गई उसके पास. पेटेड हिम थ्रू द बार्स. पेट करना यानी सराहना या स्ट्रोक जेंटली. जब भी आप लाड़ प्यार करते हैं अपने पेट्स का, ऐसे हाथ फहरा के, उसको पेटिंग कहते हैं. तो ऐसे स्ट्रोक किया उन्होंने जेंटली. बार्स के थ्रू, केज के बार्स, केज की जो भी सलाखें थी उसके थ्रू हाथ अंदर डाल के उसे पेट किया. एंड वो अपने सर के बल खड़ा होके बहुत ज़्यादा खुश हो गया. स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. डिलाइट यानी ग्रेट प्लेजर, बहुत ही आनंद में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे. इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.